अमेजन का AWS क्लाउड सिस्टम 15 घंटे तक बंद रहने से दुनिया भर में हलचल मच गई। 20 अक्टूबर 2025 को दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। यह 2021 के बाद सबसे बड़ी आउटेज थी। अमेरिकी समय के अनुसार यह आउटेज रात 12:11 शुरू होकर शाम 3 बजे तक चला। सर, फेलियर क्यों हुआ और किन कंपनियों पर इसका असर पड़ा है? सर, 15 घंटे का आउटेज था AWS का। काफी सनसनी थी, दिवाली का दिन था। अमेजन को तो काफी नुकसान हुआ। भारत में भी सेल्स को लेकर पूरी दुनिया में भी अमेजन की बिक्री को झटका लगा। ये 2021 के बाद सबसे बड़ा आउटेज था 15 घंटे का। दरअसल क्या हुआ, AWS ने अपने डेटाबेस पर DynamoDB पर एक अपडेट किया। इस अपडेट में गलती हुई, DNS इसका सही पता नहीं ढूंढ पाया। जैसे फोन नंबर में आप नंबर डायल करें और नेटवर्क से बताए कि नंबर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में सारे कनेक्टेड एप्स रुक गए और पूरा AWS सिस्टम जो उसके ऊपर बेस्ड सिस्टम था वो लड़खड़ाकर बंद हो गया 15 घंटे के लिए। बैंकों को नुकसान हुआ, कॉइनबेस, लाइट्स जैसे बैंकों के ट्रांसफर रुके, क्रिप्टो एक्सचेंजेस का काम बंद हुआ, हवाई जहाज में डेटा और यूनाइटेड के फ्लाइट डिले हुए, गेमिंग एप्स बंद हुए, स्नैपचैट, AI में परप्लेक्सिटी को असर पड़ा, सरकार में US के टैक्स और UK के टैक्स फाइलिंग पोर्टल डाउन हो गए। करीब 3500 कंपनियां प्रभावित हुई। नुकसान कंपनियों को माना जा रहा है करीब 4 से 6 हजार करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। अमेजन को उसी दिन 70 से 100 मिलियन के आसपास का डॉलर की सेल्स कम हुई है। सारे एप्स चूंकि एक दूसरे से कनेक्टेड थे, कहीं बैकअप नहीं था AWS का। कई कंपनियां सिर्फ एक ही सिस्टम पर चल रही थी, इसलिए पूरी दुनिया के सिस्टम्स लंबे समय के लिए बंद हो गए। सर, नसीहत क्या देना चाहिए? इससे नसीहत क्या निकल कर आएगा? सबसे बड़ी नसीहत दुनिया के लिए यह है कि अब खासतौर से क्रिप्टो कंपनियां और बैंक से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक जगह सब कुछ निर्भर कर देना बेहद खतरनाक है। खासतौर से क्रिप्टो जैसी चीजें जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात करते हैं और एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर, एक सेंट्रलाइज्ड क्लाउड सिस्टम पर केंद्रित है। हालांकि AWS ने अपना अपडेट हटाया, अपने ट्रैफिक को दूसरे शहर पर डाइवर्ट किया। 2026 तक उन्होंने कहा है कि DNS और लॉगिन को अलग अलग जगह रखेंगे ताकि अगर एक जगह फेलियर हो तो दूसरी जगह से बैकअप मिल जाए। लेकिन इस घटना ने नसीहत दी है कि एक ही सिस्टम पर निर्भरता वित्तीय क्षेत्र को, दुनिया भर के टेक कंपनियों के लिए खासी भारी पड़ती। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अपने पेमेंट सिस्टम को क्रिप्टो के लिए खोलने का बड़ा संकेत दिया है। गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने कहा है स्कीनी मास्टर अकाउंट नाम के नए अकाउंट्स की योजना बनाई गई है। सर, इसको बताइए कैसा होगा ये अकाउंट और क्या फायदा होगा, साथ ही ये भी समझाइए कि इसका जोखिम और भविष्य क्या है। ये क्रिप्टो बाजार के लिए बड़ी घोषणा है फेडरल रिजर्व की और इसका बाजार पर काफी असर है। हालांकि क्रिप्टो बाजार के लिए पिछले 2 हफ्ते खराब बीते हैं, तेज गिरावट थी, लेकिन अब बाजार को फेडरल रिजर्व की तरफ से एक बड़ा बूस्ट, एक बड़ा विटामिन मिल रहा है। फेडरल रिजर्व ने घोषणा की है कि वो एक स्किनी मास्टर अकाउंट खोलेगा। ये जो पारंपरिक मास्टर अकाउंट है उसका सीमित वर्जन होगा। होता यह कि फेडरल रिजर्व के पास सारे बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपने पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए एक मास्टर अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। ठीक उसी तरीके का अकाउंट होगा, लेकिन इसमें क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होगी। पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए इसको रखा जाएगा। इसमें फिनटेक, स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स, क्रिप्टो कंपनियां आप सीधे फेडरल रिजर्व के पेमेंट सिस्टम से तक पहुंचेंगी और सीधे पेमेंट प्रोसेस करा सकेंगी। हुआ यह था कि कई अमेरिकी बैंकों ने क्रिप्टो को कंपनियों को बैंकिंग सुविधाएं देने से मना कर दिया था, जिसको ऑपरेशन चोक पॉइंट 2.0 के नाम से कहा गया था। फेडरल रिजर्व ने इसका संज्ञान लेते हुए अब क्रिप्टो कंपनियों की निर्भरता मुख्य धारा के बैंकों पर खत्म कर दी है और अब वो सीधे फेडरल रिजर्व के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे। जैसे सर्किल, ब्लैकसोस, कस्टोडिया, मीडिया, ये US के पेमेंट नेटवर्क से जुड़ेंगी और US डॉलर से समर्थित जो भी क्रिप्टो पेमेंट है वो सीधे फेडरल रिजर्व के सिस्टम से प्रोसेस होंगे। यूरोप और UK में भी सेंट्रल बैंक किसी तरीके के पेमेंट अकाउंट तैयार कर रहे हैं, जिससे कि फिनटेक और पेमेंट कंपनियों की निर्भरता बैंकों पर कम हो जाए। तो अगर ये जोखिम तो इसमें अभी देखना होगा कि सेंट्रल बैंक, ये पहली बार सेंट्रल बैंक और निजी बैंक क्रिप्टो की सीधी साझेदारी की शुरुआत है। जहां एक दौर था जब सेंट्रल बैंक क्रिप्टो को मान्यता नहीं दे रहे थे और अब ये स्थिति है कि वो अपने पेमेंट सिस्टम से उसे लिंक कर रहे हैं। तो ये एक नए क्रिप्टो फ्रेड ब्रिज की शुरुआत दिखाई दे रही है। यहां से भविष्य में क्रिप्टो का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है, लेकिन इसका जोखिम सबसे बड़ा यह है कि अगर सभी फिनटेक और स्टेबल कॉइन कंपनियों ने बैंकों को छोड़ दिया और सीधे फेडरल रिजर्व से डील करने लगी तो बैंकों के बिजनेस मॉडल पर असर पड़ेगा। इसे ऐसे समझें कि इससे भारत की फिनटेक कंपनियां किसी स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक या यस बैंक के नेटवर्क पर काम न करें और सीधे रिजर्व बैंक उनके लिए खिड़की खोल दे जिसके पेमेंट सिस्टम से काम करना शुरू करें। इससे इन बैंकों के कारोबार पर असर पड़ने की संभावना है। पर यह बड़ा मूव है फेडरल रिजर्व का क्रिप्टो की दुनिया में, जिसे बहुत उत्सुकता के साथ देखा जाए।